सभी को नमस्कार। सब अच्छे से होंगे। चलिए, ख्याल रखिए और मन लगा के आप लोग पढ़ाई कीजिए। और आज हम लोग अब तक मैंने जो पार्ट 1 पार्ट 2 में जो पार्ट 3 का जो वीडियो था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने रासायनिक समीकरण, शब्द समीकरण, कंकाली समीकरण यानी असंतुलित समीकरण का हम लोगों ने समझ रखा है। उसकी परिभाषा को अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, और कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा हम आपको बस समझाने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए, आप प्रयास कीजिए कि आप भी कुछ समझ पाए, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि रासायनिक समीकरण की लिखने की विधि क्या है, उसके बाद हम लोग संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण की ओर चल देंगे, ठीक। तो अगला है आपका रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो देखिए, रासायनिक समीकरण क्या? रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूपन है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक होता है और प्रतिफल होता है, ठीक है। तो हम लोग अभिकारक और प्रतिफल के सूत्र और संकेतों का इस्तेमाल करेंगे। रासायनिक समीकरण की परिभाषा भी तो वही है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों और सूत्रों की सहायता से व्यक्त कर रसाभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण करना है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम पहला बात सोच लें, तो सबसे पहले हमको एक रासायनिक अभिक्रिया अगर हमको दिया जाता है, तो सबसे पहले आपको उसमें छांटना होगा कि अभिकारक कौन है और प्रतिफल कौन है। अभिकारक छांटने के बाद अभिकारक को, ठीक है, अपने समीकरण के, जैसे आपको हम एक बात बताते हैं, देखिए, ये हो गया LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। आपका राइट, आपका लेफ्ट, ठीक। और अभिक्रिया की दिशा हमेशा बाएं से दाएं, अभिक्रिया की दिशा हमेशा बाएं से दाएं। तो जब हम पॉइंट लिखते हैं इसमें ये बोलेंगे कि समीकरण के बाईं ओर, तो आप समझ जाइए ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलेंगे हिंदी में समीकरण के बाईं ओर। तो इसका मतलब आपको तीर चिन्ह के, ये जो तीर चिन्ह है आपका, ठीक है, ये जो आपका तीर चिन्ह है, इस तीर चिन्ह के बाएं साइड, ठीक है। वहीं अगर हम ये बोल दें कि समीकरण के दाईं ओर, समीकरण के दाईं ओर, समीकरण के दाईं ओर और तीर चिन्ह के दायां तरफ, ये बात आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। समीकरण के बाईं ओर किसको लिखना होता है? अभिकारकों को, ठीक है, प्लस चिन्ह के साथ, किसके साथ? प्लस चिन्ह के साथ, ठीक है। और किसकी सहायता से? तो संकेतों और सूत्रों की सहायता से, संकेतों और
सूत्रों की सहायता से, ठीक है। और बाईं तरफ क्या लिखते हैं, तो बाईं तरफ हम लोग लिखते हैं प्रतिफलों को अगर एक से ज्यादा हो तो, अब अगर प्रतिफलों को प्लस चिन्ह के साथ लिखेंगे, इधर भी प्लस चिन्ह के साथ, ठीक है। और क्या सहायता के रूप में किसका यूज करेंगे, तो संकेतों और सूत्रों की सहायता से, ठीक है। और आपका ये जो तीर का चिन्ह है इन दोनों के बीच में, ये जो आपका तीर का चिन्ह है ये क्या बताएगा, ये जो तीर का चिन्ह है ये आपको बताता है अभिक्रिया की दिशा। इतना ही रूल है, ठीक है। समीकरण के बाईं ओर अभिकारकों को, ठीक है, सूत्रों और संकेतों की सहायता से प्लस चिन्ह के साथ जोड़कर लिखते हैं, और समीकरण के दाईं ओर प्रतिफलों को संकेतों सूत्रों की सहायता से प्लस चिन्ह के साथ जोड़कर लिखते हैं, और दोनों के बीच में, ठीक है, एक तीर चिन्ह बनाया जाता है जिसकी दिशा बाएं से दाएं की ओर होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया के होने की दिशा को बताता है। बात आ गया समझ में। अब इसके लिए अब एक एग्जाम्पल देखें। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बोल रहे हैं कि पदार्थ ए और बी, ठीक है, परस्पर क्रिया करके, ठीक है, नए गुण वाले पदार्थ सी और डी बनाते हैं। बट आई गेस में मान लिया ऐसे एग्जाम्पल। तो इसमें आपका ए और बी क्या है, तो ए और बी जो है ये आपका अभिकारक है, ठीक है। ए और बी क्या है आपका, ये जो ए और बी है ये आपके लिए क्या बनेगा, अभिकारक, ठीक। और ये जो सी और डी है ये आपके लिए क्या बनेगा, प्रतिफल, ठीक। तो इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, तो समीकरण के रूप में अगर लिखना हो कैसे लिखेंगे, तो a प्लस बी, अभिकारकों को समीकरण के बाएं साइड में प्लस चिन्ह के साथ, और प्रतिफलों को दाएं साइड में प्लस चिन्ह के साथ, सी प्लस डी, और अभिक्रिया की दिशा को दर्शाने के लिए दोनों के बीच में तीर चिन्ह बाएं से दाएं की ओर। तो आपका लिखा है ए प्लस बी एरो देकर सी प्लस डी, ठीक है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बोले क्या, ऐसे बोलते हैं सोडियम ठीक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर
सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा गौर कीजिए अच्छे से, एकदम ध्यान से। सोडियम और हाइड्रोजन क्रिया करता है, सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कर रहा है, ये क्रिया कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपका है, ये दोनों जो है, ये और ये आपके लिए क्या हो गया, अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, क्रिया कर क्या बनाया है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन, सोडियम क्लोराइड और ये हाइड्रोजन आपके लिए क्या हो गया, प्रतिफल। बात आ गया समझ में। अच्छा, रासायनिक समीकरण लिखते हैं इसमें संकेत और सूत्र का यूज करते हैं। तो सोडियम का संकेत, सोडियम का हो गया Na, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो गया HCl, सोडियम क्लोराइड का हो गया NaCl और हाइड्रोजन गैस का हो गया H2। अब हम इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। सोडियम Na, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से क्रिया किया तो बन गया NaCl प्लस में H2। आ गया अब बात समझ में, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि अब आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, जब आप लोग ये बात समझ ही गए हैं तो अब हम चलते हैं अपने दो प्रकार जो हम लोग को पढ़ना था, एक कंकाली रासायनिक समीकरण और एक कंकाली यानी असंतुलित, और एक हम लोग को पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, हम लोग उस पर चले आते हैं। चलिए, तो अब पहला है हम लोग स्टार्ट करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण से पहले ही पढ़ लेते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण, क्योंकि जब भी रासायनिक समीकरण लिखा आता है सबसे पहले वो असंतुलित ही लिखा आता है, यानी कंकाली लिखाता है, उसके बाद जाके वो संतुलित होता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम लोग कंकाली यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण ही पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, कंकाली या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अगर इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो क्या होगा, वही बताते हैं आपको हम। ठीक है, तो देखिए, परिभाषा क्या लिख सकते हैं आप बोल सकते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होती हैं। ठीक है, आसान शब्दों में है, या पढ़ भी चुके हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होती हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह है, तो हम वैसा लिख देते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण। ठीक है, जिसमें समीकरण के दोनों ओर
समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होती है, समान नहीं होती है। आगे बात समझ में, तत्वों के परमाणुओं की संख्याएं समान नहीं होती है, तो इसको आप बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण। आपकी इच्छा, आप दोनों में से कोई भी एक बात को बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल हम पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन कोई नहीं, एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे ठीक है, जैसे अभी हम लोग इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, हिंदी लिखना नहीं पड़ेगा हमको दोबारा। जैसे आप इसी एग्जाम्पल को देखिए, इसी वाले को कि सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो हम लोगों ने क्या लिखा, हमने लिखा Na प्लस HCl NaCl प्लस H2, ठीक है, Na प्लस HCl और Na प्लस HCl ना जी, Na प्लस HCl, ठीक है। आपको इस बात को हम यहाँ पर समझाने का प्रयास कर देते हैं, ठीक है। देखिए Na प्लस HCl एरो देकर NaCl और प्लस में H2, ठीक है। हम लोग परमाणुओं की संख्या की बात करते हैं कि दोनों तरफ कितना कितना परमाणु है, ठीक। चलिए बाईं ओर और दाईं ओर ऐसे ऐसे लिख के हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन है, हाइड्रोजन, तो यहाँ मेरे पास है सोडियम, हाइड्रोजन और क्या है आपके पास, क्लोरीन। सोडियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। बाईं ओर क्या लिख दिए, बाईं ओर, और एक इधर लिख देते हैं दाईं ओर। दाईं ओर दाईं ओर क्या देखना है आपको, तो आपको देखना है परमाणुओं की संख्या। क्या देखना है आपको, परमाणुओं की संख्या। एक बाएं तरफ देखना है और एक दाएं तरफ देखना है, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम का कॉलम, ये हो गया हाइड्रोजन का, और ये हो गया आपका क्लोरीन का। ठीक है, अब देखिए सोडियम बाईं ओर कितना है, 1, दाईं ओर भी कितना है, 1। क्या ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों अभी आपस में बराबर है, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन चलते हैं, हाइड्रोजन इधर है 1 बाईं ओर, और दाईं ओर हाइड्रोजन है 2, ठीक है, 2 है। क्या ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक। हम लोग चलते हैं किस में, क्लोरीन में। इधर है क्लोरीन 1, बायां साइड में भी 1 है, 1, दायां साइड में भी 1 है, 1, यानी ये बराबर है। क्या नहीं बराबर है, हाइड्रोजन बराबर नहीं है। ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये आपका बराबर, ये हाइड्रोजन जो है ये बराबर नहीं है, ठीक।
बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समीकरण कैसा है? असंतुलित। ये समीकरण कैसा है आपका? असंतुलित। असंतुलित याद रहेगा, असंतुलित समीकरण है ये। ठीक है, परिभाषा पर चलते एक बार फिर से जरा, ताकि आपको परिभाषा भी अच्छे से समझ में आ जाए कि परिभाषा क्या बोल रहा है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर, बायां साइड और दायां साइड, तत्वों के, तो तत्वों का मतलब ये नहीं है कि जितना तत्व है सब, कोई एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना। तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो। तो जो तत्व का बात हो रहा है, जो तत्व होंगे, तत्व एक या एक से अधिक, तत्व एक भी एक होते हैं और एक से क्या हो सकते हैं? अधिक भी। ठीक है, एक या एक से अधिक, ठीक है ना, एक भी या एक से अधिक। तो आप चाहें तो तत्वों की जगह पर इस लाइन को रिप्लेस कर सकते हैं कि दोनों ओर, ठीक है ना, एक या एक से अधिक तत्वों के। ठीक है, आप लाइन चाहे तब मेंशन कर लीजिए। ठीक है, आप चाहे तब जोड़ के लाइन को और सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप बना लीजिएगा। क्या करना है कि ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, इस वाले को, ठीक है ना, इस वाले लाइन को लाके यहाँ पर जोड़ देना है। ठीक है, यानी परिभाषा क्या बोल सकते हैं? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर एक या एक से अधिक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। ठीक है, एक या एक से अधिक आप जोड़ दीजिए लाके, तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो आप जो एग्जाम्पल देखे हैं, ठीक है, आप जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें एक तत्व समान नहीं है। इसमें कितना तत्व समान नहीं है? सिर्फ एक। ठीक है, चलिए आपके लिए हम एक और एग्जाम्पल का प्रयास करते हैं जिसमें आपको एक से अधिक तत्व असमान दिख जाए, एक से अधिक। ठीक है, एक मिनट रुकिए। चलिए आप लोग के लिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने, जिसमें आपको एक से अधिक तत्व दिखेगा असमान। जैसे AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, AlCl3। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। AlCl3 प्लस ये अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, यानी AlOH का होल ट्राइस बना लिया, प्लस CaCl2 बना लिया। क्या बना लिया? CaCl2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या क्या दिख रहा है। ठीक, तो सबसे पहले एक तालिका निर्माण कर लें। ठीक है, एक तालिका, ये आपका हो गया बाईं ओर, और ये आपका हो गया दाईं ओर, बाईं ओर दाईं ओर। ठीक, तत्व कौन कौन सा है? एल्युमिनियम है। ठीक है, और कौन सा है भाई? क्लोरीन है, हाँ कैल्शियम है,
ठीक है। कैल्शियम के बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन है। चलिए देखने का प्रयास कीजिए। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम दोनों तरफ एक एक है, एल्युमिनियम इधर भी एक है, इधर भी एक है, इसका मतलब ये आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन 3 है बायां साइड में, दिख रहा है सभी को, दिख रहा होगा, फिर भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर। इधर क्लोरीन 3 है, इधर क्लोरीन कितना है, 2 है। देखिए ये बराबर नहीं हुआ, ये जो है ये बराबर नहीं हुआ, तो यही पता चल गया कि यह संतुलित है, आगे जाने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन चेक करना है हमको कैल्शियम, इधर कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 1 है, और इधर भी कैल्शियम 1 ही है। ठीक है। चलिए ये यानी इसका मतलब ये आपस में बराबर है, ये भी आपस में क्या है, बराबर। ठीक। कैल्शियम के बाद चलते हैं हाइड्रोजन पर। इधर हाइड्रोजन है 2, इसको गुना कीजिए, H में 1 और ये 2, तो 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन 3, 3 है ना, 3 O का भी है, 3 O का भी है, और 3 आपका H का भी है, 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि ये बराबर नहीं है। अब ऑक्सीजन में चलते हैं, इधर है ऑक्सीजन 2, ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2, ये हो गया ऑक्सीजन 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है भाई, इधर ऑक्सीजन है आपका 3, 3, यानी कि ये भी बराबर नहीं हुआ, ये भी बराबर नहीं हुआ। जैसे पता चल गया कि एक नहीं, अगर एक से अधिक तत्व आपस में, एक से अधिक तत्वों की परमाणु की संख्या आपस में क्या हो सकती है, असमान, तो इसको क्या बोलेंगे, असंतुलित। चाहे एक असमान हो, चाहे एक से अधिक तत्वों की परमाणु संख्या, तो उसको हम बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब आगे हम लोग चलेंगे तो पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या सॉरी, अरे सब डिस्टर्ब होते हैं सब डिस्टर्ब करते रहता है बीच बीच में। चलिए अब आगे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण की ओर चलते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, अब हम लोग चलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसको हटा दिया जाए पेज को, डॉन से। चलिए अब हम लोग चलना है क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला पॉइंट है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए असंतुलित में क्या था कि परमाणुओं की संख्या समान नहीं था, असंतुलित में क्या होगा कि परमाणुओं की संख्या समान हो जाएगा, बस यही अंतर है, परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, तो हम बताएं कि जब हम लोग रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो वो असंतुलित ही लिखते हैं, वो संतुलित नहीं लिखते हैं, हमको फिर संतुलित खुद से करना होता है।
और परीक्षा में इसी पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब इसकी अगर परिभाषा की बात कर लें कि इसका परिभाषा क्या होगा अगर, तो आप परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की, ठीक है, परमाणुओं की संख्या समान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है, ऐसे आप लिख दीजिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों तरफ, जिसमें समीकरण के दोनों तरफ, जिसमें समीकरण के दोनों तरफ या दोनों ओर, जो बोलना है बोलिए, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की ठीक है, परमाणुओं की संख्या समान होती है, परमाणुओं की संख्या समान होती है। क्या परमाणु की संख्या होती है, समान होती है। अगर समान नहीं है तो आपको समान करना होगा। ठीक है, जैसे हम जो अभी एग्जाम्पल लिखेंगे तो हम वो संतुलित का ही एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक, संतुलित होगा, आपको बस ये चेक करना सीखना है कि हम कैसे चेक करें कि वो संतुलित है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सिंपल एग्जाम्पल हम वाटर का ही ले लेते हैं, H2 प्लस O2, सबको याद होगा H2O। इसको संतुलित करना है कि वो संतुलित नहीं है, तो हम क्या किए कि यहाँ 2 लगा दिए और यहाँ भी 2 लगा दिए। हमको ये बताना है कि ये संतुलित है या नहीं। तो बहुत आसान, सबसे पहले एक तालिका तैयार कीजिए। ऐसे हाइड्रोजन लिखिए, ऑक्सीजन लिखिए, यहाँ लिख दीजिए बाईं ओर, फिर लाइन खींच दिया और यहाँ लिख दिया दाईं ओर। ठीक है, चलिए बाईं ओर और क्या लिख दिया हम लोग ने, दाईं ओर। ठीक है, तो ये देखिए हाइड्रोजन 2 है बायां साइड, बायां साइड में हाइड्रोजन 2 है। हाँ हेलो, बोलिए। ठीक है, तो आपको ऑफिस, अच्छा हम कोचिंग जाएंगे तो हम चलवा देंगे, अभी हम दूसरे बड़ा बिल्डिंग में है। हाँ हाँ, तो बाईं ओर और दाईं ओर देखना था ना। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 दूनी 4, अच्छा यहाँ 2 छूट गया, यहाँ भी आप 2 लगा लीजिए। चलिए हाइड्रोजन 2 दूनी कितना हो गया, 4। हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 4, और ये भी गलती है। चलिए हाँ, यहाँ देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन हो गया 4, भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4 बराबर है ऑक्सीजन 2, और इधर भी ऑक्सीजन देखिए, एक ऑक्सीजन आगे 2 गुना है, इसलिए इधर भी 2। तो यहाँ हाइड्रोजन भी बराबर है और ऑक्सीजन भी क्या है, आपस में बराबर है। इससे पता चल गया कि ये कैसा समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब यहाँ तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग को जानना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। इस बात को हम बस जान लेते हैं और अगले वीडियो में ये जान जाएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है।
कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है ये जानेंगे। अब हम लोग ये जानते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करना क्यों जरूरी है। संतुलित करना क्यों जरूरी है ये आपका एक तरह से क्वेश्चन भी समझ लीजिए। संतुलित करना क्यों जरूरी संतुलित करना क्यों जरूरी है। ठीक है, इस बात को हम समझते हैं। देखिए, एक होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान के अनस्वरता का सिद्धांत या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या आप इसको बोल सकते हैं द्रव्यमान की अनस्वरता का सिद्धांत। द्रव्यमान की, ठीक है, अनस्वरता का सिद्धांत, अनस्वरता का सिद्धांत, अनस्वरता का सिद्धांत। ठीक है, द्रव्यमान की अनस्वरता का सिद्धांत या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो द्रव्यमान की अनस्वरता का सिद्धांत ये बोलता है कि प्रकृति में, ठीक है, मानव द्वारा यानी हम लोग न तो पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं और न ही पदार्थ का विनाश। यानी कहने का मतलब न तो हम द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और न ही हम द्रव्यमान का विनाश कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। न तो द्रव्यमान बना सकते हैं और नहीं द्रव्यमान को घटा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास पानी है 1 लीटर का, ठीक है, तो उसको हम गर्म करेंगे और भाप को इकट्ठा करके रखेंगे तभी वो 1 लीटर ही रहेगा। ठीक, अब आप उसको ठंडा करेंगे तो हमको 1 लीटर पानी ही मिलेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सिर्फ अवस्था बदलता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, बाकी ना नया द्रव्यमान बढ़ेगा और न ही द्रव्यमान आपका घटेगा। ठीक है ना। तो अब आप जवाब दे सकते हैं कि संतुलित करना क्यों जरूरी है। कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश। सिद्धांत क्या बोलता है, के अनुसार, ठीक है ना, द्रव्यमान का निर्माण या विनाश, निर्माण या नाश विनाश जो बोल लीजिए, नाश संभव नहीं है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। क्योंकि अगर संतुलित नहीं करेंगे तो एक तरफ हमको परमाणु ज्यादा दिखेगा, एक तरफ परमाणु कम, तो जिससे द्रव्यमान का अंतर पड़ जाएगा। जैसे H2 + O2 तो बन गया H2O। ठीक, इस बात को समझा देते हैं आपको, हम समझने का प्रयास करते हैं। हाइड्रोजन एक, 1 × 2 या 2 × 1 जो लिखना है लिखिए। तो ये समझिए 2 ग्राम हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, 2 ऑक्सीजन तो हो गया टोटल 32 ग्राम। यानी अभिकारक के साइड में टोटल हो गया 34 ग्राम, 34 ग्राम। प्रतिफल में आते हैं, हाइड्रोजन का 1 × 2 + 16 यानी 2 + 16 यानी कितना ग्राम आया, 18 ग्राम। लेकिन अभिकारक में है 34 ग्राम, अब प्रतिफल में कितना है, 18 ग्राम। इन दोनों में जो डिफरेंस रह गया, यानी ये जो अंतर रह गया, जो अंतर 12 ग्राम है, इसका मतलब वो नाश हो गया। 12 ग्राम तो गायब हो रहा है क्योंकि यहाँ 34 ग्राम है। प्रतिफल में कितना ग्राम है, 34 ग्राम। लेकिन सॉरी, अभिकारक में कितना ग्राम है, 34 ग्राम, और प्रतिफल में कितना ग्राम है, 18 ग्राम। तो ये 12 ग्राम घट गया। लेकिन हम लोग जानते हैं, ठीक है, द्रव्यमान की अनस्वरता के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का न तो निर्माण होने वाला है और न ही नाश होने वाला है। तो ये सिद्धांत सही है। ठीक है, और रासायनिक समीकरण इसको गलत ना बता दे। ठीक है, इसलिए इसको संतुलित करना आवश्यक है।
अब हम क्या करते हैं कि यहाँ 2 लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ भी अब क्या लगा दिए हैं 2, तब हो गया 2 दूनी 4, कितना हो गया टोटल 2 दूनी 4 हो गया। तो देखिए अब हम यहाँ 4 लिख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ 4 लिखेंगे तो अब ये हो जाएगा 4 ग्राम, ठीक। तो 32 और 4, अब ये कितना ग्राम हो गया टोटल 36 ग्राम, ठीक है। 32 और ये कितना ग्राम हो गया आपका 36 ग्राम, कितना ग्राम हो गया ये 36 ग्राम हो गया ना, 36 ग्राम, ठीक। अब इधर आइए, यहाँ 2 लगा दिए हैं तो ये भी 2 लग गया, ठीक है। तो 2 + 16 और ये अपना ये वाला 2 का 2, ठीक है। तो हो गया आपका 2 × 18, तो हो गया ये भी कितना ग्राम 36 ग्राम। अब जो ये अंतर है, ठीक है, अब जो ये अंतर है वो अंतर क्या हो गया, हट गया। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या है 36 ग्राम 36 ग्राम। तो अब ये नियम सत्यापित हो गया कि द्रव्यमान का न तो नाश होता है और नहीं, द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और नहीं क्या होता है नाश। ये अब ये समीकरण हमको बता रहा है, जो कि यहाँ ये और ये आपस में क्या दिख रहा है बराबर, ठीक है। तो अगर परीक्षा में आए कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तब से आप जवाब दे सकते हैं कि हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है, द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नाश किया जा सकता है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु पदार्थ के अभिकारक के परमाणु अभिकारक के अणु परमाणु में टूटकर पुनः संगठित होकर, ठीक है, नए अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में भी न तो परमाणु का निर्माण हो रहा है और न ही नए परमाणु का निर्माण हो रहा है और न ही पुराने परमाणु का विनाश हो रहा है, ठीक है। अतः या इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। बात आ गया समझ में। द्रव्यमान का न निर्माण होता है न नाश, और न ही परमाणु का निर्माण होता है और न ही नाश होता है। तो इन दोनों तथ्य जो सही है इसे सत्यापित करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है और कुछ संतुलित करने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग ये भी जान लेंगे कि रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।